चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, आदमी भोजन करता है तो वो पच कैसे जाता है, पचने की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन कौन से अंग उस पाचन प्रक्रिया में हम लोग के शामिल होते हैं और कौन सा अंग किस एसिड का या कौन कौन से पदार्थ का स्राव करता है, सेक्रेशन करता है, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन पॉइंट्स महत्वपूर्ण है और कौन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन चीज़ को समझने के साथ साथ में स्पेसिफाई करते चले जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। चलिए समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र समझने से पहले ये तंत्र क्या होते हैं, इनका थोड़ा सा बेसिक समझ लिया जाए। देखिए हमारे शरीर के जीवित जो होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, तो उनके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। और कई सारे सेम टाइप के कोशिकाएं, सेल्स आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं और सेम प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर कई सारे अंग मिलके किसी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग तंत्र मिलके एक बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो यही प्रक्रिया है। पहले ऊतक होता है, कई सारे ऊतक मिलके अंग पहले कोशिकाएं होती है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, कई सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। फिर अंग तंत्र जो है, कई सारे अंग तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम लोग को उन्हीं अंग तंत्रों में एक पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के बारे में समझना है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और किस तरीके से हमारा पाचन, मुख जो मुंह में हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन किया होगा भोजन जो हम लोग करते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने मुँह में भोजन डालते हैं। जब मुँह में भोजन डालते हैं तो मुंह में दांत होता है और जीभ होती है। तो दांत क्या करता है, उस भोजन को तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को जो है और ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, मुलायम करने के लिए हमारे जो जीभ होती है या पूरे मुंह में स्वाद ग्रंथियाँ होती है, वो क्या करती है, लार का सेक्रेशन करती है, लार का स्राव करती है। वो लार जो होता है भोजन में चबाते वक्त, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो भोजन चबाते वक्त वो लार जो होता है उस भोजन में मिल जाता है। इससे भोजन थोड़ा मुलायम हो जाता है और भोजन में जब लार मिल जाता है तो लार से सना हुआ भोजन अब आगे बढ़ता है और मुंह से लेके और जो अमाशय है जिसको स्टमक भी कहा जाता है, तो मुंह से अमाशय तक जो भोजन जाता है वो ओस्फेगस के माध्यम से जाता है, जिसे ग्रास नली भी कहते हैं, ग्रहणी भी कहा जाता है। ये ग्रास नली कहिए या ग्रहणी कहिए या ओस्फेगस कहिए, इस ओस्फेगस के माध्यम से अमाशय तक भोजन पहुंच जाता है। जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो यहाँ 2 से 3 घंटों तक यहाँ पे भोजन रहता है और अमाशय जो है उस भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है और पेप्सिन का स्राव करता है और श्लेष्मा का स्राव करता है। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेक्रेशन अमाशय की दीवारें करती है। अब अमाशय की दीवारें किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पेप्सिन का और श्लेष्मा का स्राव हुआ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, श्लेष्मा का स्राव क्यों होता है, पेप्सिन का स्राव क्यों होता है, ये सारे इसके भी रीजन हैं। जो भोजन अमाशय में पहुंचा है उस भोजन को अम्लीय बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और अम्लीय क्यों बनता है, अम्लीय बनने का वजह यह है कि जब तक अम्लीय भोजन होगा नहीं, अम्लीय माध्यम में होगा नहीं, तब तक ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा नहीं। तो पेप्सिन को भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कराने के लिए भोजन अम्लीय हो जाता है। अम्लीय कराने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है।
अब पेप्सिन का भी क्या कार्य है? पेप्सिन बात समझ लिए, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। और कब करता है? जब भोजन अम्लीय होता है। भोजन अम्लीय करने के लिए ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो उस स्राव से जो अमाशय की दीवारें हैं, अमाशय की दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो, इसके वजह से श्लेष्मा का स्राव होता है, जिसको म्यूकस कहा जाता है। ये श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा क्या करता है? दीवार की जो दीवारें, अमाशय की जो दीवारें होती है, उसके चारों तरफ एक लिप सा लग जाता है कि उस दीवारों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बुरा प्रभाव ना पड़े, चाहे कोई भी प्रभाव ना पड़े। उस प्रभाव से बचाने के लिए श्लेष्मा का स्राव होता है। यहाँ पे भोजन 3 घंटा के करीब में भोजन यहाँ पे रहता है। यहाँ से भोजन जो है, अमाशय से भोजन हमारा जो है छोटी आंत में पहुँचता है। अमाशय के बाद जो भोजन है छोटी आंत में पहुंचता है, और ये जो अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अमाशय से जब भोजन होता है तो एक ही बार में नहीं चल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। यहाँ से भी एक बात है कि जब भोजन मुंह से चला था, अमाशय में पहुँचा, या अमाशय से जब छोटी आंत में पहुँचा, या छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुँचेगा, तो ये जो क्रम है, जो रास्ता है, इस रास्ते में भोजन की गति कौन सी होती है? उसको क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के चलते, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है? जैसे ऐसे दिख रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और इसी तरीके से खुलता है। ये जो नली है, एक तरीके से पूरी की पूरी नली है, रास्ता है, और वो रास्ता में इस तरीके से, ये रास्ता हमेशा पाइप इस तरीके से बंद होते रहता है, खुलते रहता है। ये केवल ऑस्फेगस का ही बात नहीं है, अमाशय भी इसी तरीके से काम करता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, सब इसी तरीके से काम करते हैं। ये क्रमानुकुंचन गति का ये या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहता है। इसी के माध्यम से भोजन आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे भोजन कहाँ पे आया? छोटी आंत में आया। छोटी आंत वो जगह होती है, छोटी आंत, जहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। इस जगह पे ये छोटी आंत की लंबाई लगभग जो होती है 6.5 मीटर तक होती है। जो अमाशय में हम लोग पढ़े हैं, अमाशय जे टाइप का होता है। जिस तरीके से इंग्लिश में जे लिखते हैं, उसी तरीके से अमाशय का आकार होता है, जे आकार का। और उसके बाद छोटी आंत होती है। छोटी आंत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे लंबी ग्रंथि होती है, और 6.5 मीटर लंबी होती है। अब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, सबका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने के लिए 2 ऐसे बाहरी अंग होते हैं जो इनको क्या करती हैं? मदद करते हैं पाचन कराने के लिए। कौन कौन सा होता है? एक यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय को, एक अग्नाशय होता है, एक यकृत होता है, एक अग्नाशय होता है। ये 2 क्या करते हैं? 2 अपना स्राव, दोनों अंग अपना स्राव किसके पास देते हैं? छोटी आंत में देते हैं। ये जो यकृत होता है, यकृत जो होता है पित्त रस, जिसको बाइल कहा जाता है, बाइल का सेक्रेशन करता है, पित्त का सेक्रेशन करता है। और यहाँ से बात, क्वेश्चन बन के आता है कि पित्त का सिक्रेशन, पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। जमा कहाँ होता है पित्त यकृत में जमा नहीं रहता है। जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में जमा रहता है। बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। तो वहाँ से जो है ये क्या बोलते हैं, यकृत जो पित्त का स्राव किया, बाइल का जो स्राव किया, ये बाइल जब जाता है छोटी आंत में, तो ये वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वसा को पचाता है। जो वसा हमारे भोजन में उपस्थित होती है, तेल हम लोग खाते हैं, घी खाते हैं, इनमें जो वसा होता है, इनको पाचन कराने का काम ये पित्त करता है। और ये भोजन को क्षारीय बना देता है। अम्लीय माध्यम में उस वक्त भोजन था, ये आता है तो क्षारीय बना देता है, और वसा को तोड़ता है, जो वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ के पाचन करता है। फिर अग्नाशय जो है, अग्नाशयी रस को स्रावित करता है छोटी आंत में। और ये जो अग्नाशयी रस होता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो
प्रोटीन का पाचन करता है और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन भी होता है और लाइपेज होता है जो इसका पाचन करने का काम करता है। फिर अब जो प्रोटीन का पाचन हो जाता है, जब प्रोटीन पच जाता है छोटी आंत में तो वो एमिनो अम्ल में बन जाता है, बदल जाता है, पच के एमिनो अम्ल में बदल जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट बदल के ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और जो वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। अब बात है कि पचा हुआ भोजन जो है, भोजन तो पच गया, भोजन के जितने सारे पदार्थ थे जो एक तरीके से क्या बोला जाता है, भोजन के जो संघटक तत्व थे जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वो पच जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, छोटी आंत में, छोटी आंत में पच जाते हैं। पचे हुए भोजन का तो शरीर के प्रत्येक पार्ट्स को, प्रत्येक कोशिका को ज़रूरत होती है, क्योंकि कोशिकाएं ही को ऊर्जा बनाती है, कोशिका ऊर्जा बनाती है और सब कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़रूरत भी होती है। तो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा बनाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है और वो भोजन का पचाने का काम हमारा छोटी आंत कर देता है। छोटी आंत में होता क्या है कि अब यहाँ से ही पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचता है। वो एक अलग तंत्र है जिसको परिवहन तंत्र कहा जाता है, उसको परिवहन तंत्र में पढ़ा जाएगा। वहाँ से हम लोग समझेंगे कि छोटी आंत में छोटे छोटे अंगुली जैसी रचनाएं होती है, वो अंगुली जैसी रचनाएं इनका जो पचा हुआ भोजन को अवशोषित करती है। वहीं पे बगल में उस अगल बगल रक्त कोशिकाएं होती है, उसको चूस मतलब क्या शक करती है और शक करके चारों तरफ शरीर के प्रत्येक पार्ट्स तक रक्त के माध्यम से वो भोजन पहुंचता है। प्रत्येक कोशिकाएं उस भोजन को लेती है और उसके बाद भोजन बनाती है। ये हम लोग को ये आगे के एक्सरसाइज में पढ़ना है। अगर दूसरा जो तंत्र है परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन है वो भोजन अब छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत से निकल के कहाँ पे पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत उस भोजन से, भोजन में जो पानी जमा होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। इससे जो लिक्विड फॉर्म में जो बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो पहले से रहता है वो थोड़ा सा सॉलिड का आकार पकड़ लेता है। और ये जब ये कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत के अंत में रेक्टम और एनस, रेक्टम होता है और एनस होता है, एनस यानी गुद्दा। तो एनस के पास जाके जमा हो जाता है। और जब हम लोग लैट्रिन जाते हैं, शौचालय जाते हैं, तब वो जो है वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से शरीर से बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, ये हम लोग जाने। तो इन चीज़ों को समझना है। फिर आगे का जो वीडियो हम लोग देंगे, आगे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग परिवहन तंत्र को पढ़ेंगे। फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इन सारे के बारे में पढ़ना है, कैसे शरीर का निर्माण होता है। इन सब पॉइंट्स को हम लोग आगे के सेशन में पढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बात ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये पाचन तंत्र आपका जो है समझ पाचन तंत्र का क्लियर हो जाना चाहिए। कहाँ से मुंह में जो लार होता है, लार में जो होता है एमिलेस नामक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या होते हैं इसको जानना है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे में जैव उत्प्रेरक क्या होता है कि जैव उत्प्रेरक जैसे में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है और अचानक कोई गर्म चीज़ यहाँ पे आ जाए, तो गर्म चीज़ अचानक यहाँ से हटता है आदमी कि कहाँ आ गया, तो वो किसके वजह से होता है, जैव उत्प्रेरक। यानी किसी प्रतिक्रिया को जल्दी कराने के लिए उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक वही काम करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको कराते हैं। तो जो लार होता है, लार में एमिलेस नामक एंजाइम होता है। ये भोजन को छोटे छोटे जो भाग हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम करते हैं। और ये यहाँ से हम लोग जो है
पाचन तंत्र के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक और बात कहनी है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से थोड़ी सी जो है इतना आदमी मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का थोड़ा सा आप अगर एक शेयर करते हैं तो थोड़ी सी हमको लगेगा कि मेरा मेहनत जो है अच्छी दिशा में जा रहा है, हम अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तभी मेहनत जो है सफल कहा जा सकता है। तो धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, मन लगाइए और आगे का वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। हर वीडियो आपके सामने होगा हर अगले दिन में, जो महत्वपूर्ण होंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो उन सारे वीडियो को हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।